चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक कार के बम्पर पर वो जो चमकदार क्रोम की परत होती है या फिर किसी सस्ती सी ज्वेलरी पर सोने की वो खूबसूरत कोटिंग आखिर की कैसे जाती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कमाल का इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जिन डिवाइसेस में होता है उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इसी बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट की तह तक चलेंगे। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम जमीन से निकले ओर्स से प्योर मेटल्स निकालते हैं, इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी केमिकल्स बनाते हैं और रोजमर्रा की चीजों को मजबूत और सुंदर भी। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल आखिर है क्या? देखिए, सबसे आसान भाषा में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल गैल्वेनिक सेल का ठीक उल्टा होता है। याद कीजिए, गैल्वेनिक सेल में एक केमिकल रिएक्शन अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जैसे बैटरी में। हाँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर एक ऐसी रिएक्शन को होने पर फोर्स करते हैं जो अपने आप कभी नहीं होती। अच्छा, इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे गेंद को पहाड़ पर ऊपर चढ़ाना हो। गेंद अपने आप लुढ़क कर नीचे आ जाती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिल्कुल गैल्वेनिक सेल की तरह। सही है। लेकिन उसे नीचे से ऊपर ले जाने के लिए तो धक्का लगाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये धक्का ही हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जैक्टली। और आपका धक्का वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस इजंट अ जेंटल नज। ये कोई हल्का सा इशारा नहीं है। वी आर अप्लाइंग अ सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल वोल्टेज टू रिवर्स द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द केमिकल सिस्टम। हम उस सिस्टम की कुदरती इच्छा के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं अगर हमारे पास इनफ इलेक्ट्रिसिटी हो। थियोरेटिकली यस, प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर राइट। मॉलिक्यूलर लेवल पर होता यह है कि हम बाहर से वोल्टेज लगाकर कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जबरदस्ती इतने इलेक्ट्रॉन से भर देते हैं कि सॉल्यूशन में मौजूद पॉजिटिव आयंस को वहां आकर चिपकना ही पड़ता है, उनका रिडक्शन होना ही पड़ता है। अच्छा। और दूसरी तरफ एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से हम इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती खींच लेते हैं, जिससे वहां के एटम्स या आयंस ऑक्सीडेशन करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक मिनट, यहां मुझे रोककर समझना पड़ेगा। गैल्वेनिक सेल्स में तो एनोड नेगेटिव होता था, यहां आप कह रही हैं कि एनोड पॉजिटिव है। ये तो पूरा उल्टा हो गया। ऐसा क्यों? इज इट जस्ट अ रूल टू मेमोराइज और इज देयर अ लॉजिक टू इट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। इसका एक सीधा सा लॉजिक है। गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन खुद हो रही है और वो तय कर रही है कि कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव। हाँ, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बॉस कौन है? एक्सटर्नल बैटरी। हम बाहर से एक पावर सप्लाई जोड़ते हैं। उस पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है वो जबरदस्ती पॉजिटिव बन जाता है और उसे हम एनोड कहते हैं। अच्छा। और पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़ता है वो जबरदस्ती नेगेटिव बन जाता है और वो हमारा कैथोड है। द एक्सटर्नल सोर्स डिक्टेट्स द पोलैरिटी। अच्छा, तो मतलब सेल के अंदर क्या हो रहा है उससे साइन तय नहीं हो रहा, बल्कि बाहर की बैटरी तय कर रही है कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। दिस मेक सेंस। तो एग्जाम के लिए आसान डेफिनेशन क्या होगी? एग्जाम के लिए आसान डेफिनेशन ये है: An electrolytic cell is an electrochemical cell in which electrical energy is used to drive a non-spontaneous redox reaction. मतलब बिजली का इस्तेमाल करके एक ऐसी रिएक्शन करवाना जो खुद ब खुद नहीं होती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें ये करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? What problem could nature solve for us कि हमें जबरदस्ती रिएक्शंस करवानी पड़ रही हैं? बेहतरीन सवाल। ये कॉन्सेप्ट डेवलप ही इसलिए हुआ ताकि हम वो केमिकल रिएक्शंस करवा सकें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं पर कुदरती तौर पर होती नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, वो तो धरती पर सबसे कॉमन मेटल्स में से एक है, राइट? मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जमाने में ये सोने से भी ज्यादा महंगा था। ऐसा क्यों? बिल्कुल। 19वीं सदी में एल्यूमिनियम सोने से भी कीमती था। वजह यह है कि एल्यूमिनियम प्रकृति में फ्री स्टेट में नहीं मिलता। वो अपने ओर बॉक्साइट में ऑक्सीजन के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा होता है एज Al2O3। अच्छा। इस बॉन्ड को तोड़ना और प्योर एल्यूमिनियम निकालना कुदरती तौर पर लगभग नामुमकिन है,
It's a highly non-spontaneous process. तो यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का रोल आता है। Exactly. 1886 में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस डेवलप हुआ, जो एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। इसमें बॉक्साइट को पिघलाकर उसमें से मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड को जबरदस्ती तोड़ देती है। वाओ! ये प्रोसेस इतनी एनर्जी इंटेंसिव है कि आज भी दुनिया के सारे एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां बिजली बहुत सस्ती हो, जैसे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के पास। वाओ! तो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक कैन से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ माइकल फैराडे के उन बेसिक प्रिंसिपल्स पर बना है जो उन्होंने 1830s में खोजे थे। ये तो कमाल की कनेक्शन है। इट एब्सोल्युटली इज। फैराडे ने ही पहली बार दिखाया था कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए इस प्रोसेस को दिमाग में पिक्चर बनाकर देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा होगा। जरूर। ये सब थ्योरेटिकल लग रहा है। अगर हम लैब में इसे होते हुए देखें तो असल में क्या दिखेगा? कैन वी विजुअलाइज दिस प्रोसेस? बिल्कुल। पिक्चर कीजिए कि आपके सामने एक बीकर है जिसमें नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है। इस सॉल्यूशन में हमने कॉपर की बनी 2 पत्तियां यानी 2 इलेक्ट्रोड्स डाले हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने तारों से एक बैटरी से जोड़ दिया है। सब कुछ शांत है। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, ओके, स्विच इज ऑन, तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है यानी हमारा कैथोड, उस पर नीले सॉल्यूशन से चमकीले रेडिश ब्राउन कॉपर के एटम्स आकर चिपकने लगते हैं। धीरे धीरे वो इलेक्ट्रोड मोटा होने लगता है, उस पर प्योर कॉपर की एक परत चढ़ने लगती है और साथ ही जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है यानी एनोड, वो धीरे धीरे घुलने लगता है। वो पतला होता जाता है जैसे कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो रही हो। तो लिटरली एक इलेक्ट्रोड से मास डिसअपीयर होके दूसरे पे अपेयर हो रहा है। इट्स लाइक टेलीपोर्टेशन फॉर कॉपर एटम्स। दैट्स अमेजिंग। एक तरह से कह सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही आप पावर सप्लाई बंद करेंगे, सब कुछ उसी पल रुक जाएगा, इंस्टेंटली। मतलब कोई डिले नहीं। कोई डिले नहीं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन धीरे धीरे रुकेगी। नो पावर, नो रिएक्शन। The process is completely dependent on the external energy source. ये तो लैब में भी करके देख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के बाद दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड्स का वजन करें तो कैथोड का वजन ठीक उतना ही बढ़ेगा जितना एनोड का वजन कम हुआ होगा। Mass is simply transferred from one electrode to the other. और ये फैराडेज लॉ का एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। इसी प्रिंसिपल का सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। हाँ, वो चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाना, तो उसमें चम्मच को कैथोड बनाते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। जिस चीज पर परत चढ़ानी है उसे कैथोड बनाया जाता है, जैसे चम्मच। और जिस मेटल की परत चढ़ानी है, मान लीजिए चांदी, उसकी एक रॉड को एनोड बनाया जाता है। दोनों को सिल्वर सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबो के करंट पास करते हैं। फिर एनोड से चांदी के आयॉन्स मतलब Ag+ घुल का सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन से निकलकर चम्मच यानी कैथोड पर एक बराबर चमकदार परत बना देते हैं। और यहाँ प्रिसिजन कितनी होती है? क्या हम तय कर सकते हैं कि परत कितनी मोटी हो? और ये कंट्रोल एब्सोल्यूट है। इंडस्ट्रीज में हम माइक्रोन्स तक की प्रिसिजन से परत की मोटाई तय कर सकते हैं। ये इतना प्रिसाइज है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोचिप्स के अंदर हेयर थिन कनेक्शंस बनाने के लिए भी इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। तो एक चम्मच पर चांदी चढ़ाना और एक आईफोन का प्रोसेसर बनाना, दोनों की जड़ में यही टेक्नोलॉजी है। इनक्रेडिबल। तो अगर मुझे प्रोसेस को तेज करना हो तो बस वोल्टेज बढ़ा दूं, राइट? ज्यादा धक्का, ज्यादा काम। You think so? But actually that's a huge and costly mistake in the industry. ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट है। मान लीजिए आप कॉपर डिपॉजिट कर रहे हैं और रिएक्शन को तेज करने के लिए आपने जरूरत से ज्यादा वोल्टेज लगा दिया। तो क्या होगा? तो कॉपर तो डिपॉजिट होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक साइड रिएक्शन शुरू हो जाएगी। सोल्यूशन में जो पानी है H2O, वो भी टूटने लगेगा। ओहो। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगेंगे और एनोड पर ऑक्सीजन गैस के। आपकी कीमती इलेक्ट्रिसिटी कॉपर जमा करने के बजाय पानी को तोड़ने में वेस्ट होने लगेगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इट्स अ डेलिकेट बैलेंस। अच्छा, तो एफिशिएंसी के लिए वोल्टेज को बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल करना पड़ता है। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फोर्सिंग अ रिएक्शन बट फोर्सिंग द राइट रिएक्शन। Precisely. It's chemistry controlled by an electrical switch
but that switch needs to be turned very carefully. ओके, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, साइंस बदल रहे हैं, साइड रिएक्शंस हो रही हैं। चलिए थोड़ा स्टेप बैक लेते हैं। इतने सारे डिटेल्स के बीच व्हाट आर द फंडामेंटल नॉन नेगोशिएबल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट आर ऑलवेज ट्रू, चाहे वो हाई स्कूल लैब हो या एक जायंट एल्यूमिनियम प्लांट? बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो कभी नहीं बदलते। रूल नंबर 1, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ये याद रखना है क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी साइंस तय करती है। ठीक है, रूल 1 इज अबाउट द साइंस। व्हाट्स नेक्स्ट? रूल नंबर 2, एक रूल जो कभी नहीं बदलता, चाहे सेल गैल्वेनिक हो या इलेक्ट्रोलिटिक, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। अच्छा, इसे याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, ANOX एंड रेड कैट, एनोड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कैथोड। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ANOX रेड कैट, गॉट इट, ये बहुत हेल्पफुल है। एंड द थर्ड रूल? रूल नंबर 3, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये लॉज इस प्रोसेस का क्वांटिटेटिव हार्ट है। पहला लॉ बहुत इंट्यूटिव है। वो कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जितना सब्सटेंस मतलब मास डिपॉजिट होगा वो पास किए गए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आसान भाषा में? आसान भाषा में जितना ज्यादा करंट या जितनी ज्यादा देर तक करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा मेटल जमा होगा। मोर चार्ज मोर प्रोडक्ट। सिंपल इनफ। एंड द सेकंड लॉ? दूसरा लॉ और भी फैसिनेटिंग है। वो केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ता है। वो कहता है कि अगर आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करें तो जो मास डिपॉजिट होगा वो उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कुछ मेटल्स को डिपॉजिट करने के लिए ज्यादा चार्ज लगता है, कुछ को कम। ये उनकी केमिकल नेचर, स्पेसिफिकली उनके आयन पर चार्ज पर डिपेंड करता है। कोई एग्जाम्पल? जैसे Na, जिसका चार्ज +1 है, उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने में जितना चार्ज लगेगा, Cu²+, जिसका चार्ज +2 है, उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने में उससे डबल चार्ज लगेगा। So chemistry and electricity are tied together in a simple mathematical equation. That's powerful. और कोई unbreakable rule? The final and most basic rule: the entire process is non-spontaneous. It is completely dependent on the external energy source. जैसे ही आप external power supply बंद करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस तुरंत रुक जाती है। ये अपने आप नहीं चल सकती। Perfect. ये 4 रूल्स कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को क्विकली समराइज करते हैं। जरूर। तो आज हमने समझा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स गैल्वेनिक सेल्स के ठीक उल्टे हैं। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को, यानी ऐसी रिएक्शंस जो खुद नहीं होती, उन्हें होने पर फोर्स करते हैं। हमने गेंद को पहाड़ पर चढ़ाने वाली एनोलॉजी से समझा कि इसमें बाहर से एनर्जी लगती है, और सबसे जरूरी बात याद रखी कि इसमें एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी साइंस तय करती है। बिल्कुल। हमने देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, जिससे हम कार पार्ट्स से लेकर माइक्रोचिप्स तक चीजों पर मेटल की हाईली प्रिसाइज कोटिंग कर सकते हैं। और आखिर में हमने सीखा कि इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके केमिस्ट्री को कंट्रोल करने का एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसमें साइड रिएक्शन से बचने और एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए वोल्टेज को बहुत सावधानी से कंट्रोल करना पड़ता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। रिचार्जेबल बैटरीज, जैसे हमारे फोन की बैटरी, जब हम फोन इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिस्चार्ज, तब वो एक गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एनर्जी देती हैं। तो जब आप उसे चार्जर में लगाते हैं, मतलब रिचार्ज, तब क्या वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाती है जो बाहर की इलेक्ट्रिसिटी लेकर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फोर्स कर रही है? इस पर सोचिएगा, अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए।